हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम समझेंगे इन्वेस्टमेंट करने का सिंपल और आसान तरीका। इमेजिन कीजिए आपने हाईली नॉलेज गैदर किया है और उसके बाद आपको एक बड़ी कंपनी में भी जॉब मिल गई है जिससे आपने एफडी, सेविंग और पीपीएफ में इन्वेस्ट किया है। क्योंकि आपने इतनी मेहनत की है अपनी टीन एज में, तो एटलीस्ट जब आप 40s के एज में आओ तो फाइनेंशियल फ्री हो सको। इतने में आपने देखा एक इंसान जो आपके जैसा ही जॉब करता हो, लेकिन वो 40s में आने से पहले मिलियनियर बन गया और फाइनेंशियल फ्रीडम हो गया। फिर भी आपको कहीं ना कहीं इस बात की दुख होती है कि वो कैसे मिलियनियर बन गया, या फिर आपको ये जरूर लगेगा कि उसने ऐसा क्या किया जिससे वो मिलियनियर बन गया और उसके क्या सीक्रेट है जो उसने फॉलो किए हैं। ऑलमोस्ट 90% लोगों का सोच होता है कि बिजनेस करने के लिए, लेकिन कुछ लोग ही होते हैं जो कर पाते हैं और उसमें से भी कुछ लोग फेल हो जाते हैं ड्यू टू लॉट्स ऑफ रीजन। और ये फैक्ट भी है जिसके वजह से बहुत सारे लोग बिजनेस नहीं कर पाते हैं। आज के टाइम में अगर आप बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको दूसरे के बिजनेस में इन्वेस्ट करना आना चाहिए जिससे आप प्रॉफिट कमा सको। इस वीडियो में मैं आपको सिंपल और इजीएस्ट वे में एक्सप्लेन करूंगा जिससे आप किसी भी प्रॉफिटेबल कंपनी में इन्वेस्ट कर सकोगे। अगर आपने हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। सपोज मान लो आप फैमिली फंक्शन में गए हो, वहाँ पे आपका दोस्त राहुल मिलता है और वो बताता है मैंने अभी रिसेंटली होटल बिजनेस स्टार्ट किया है और काफी अच्छी चल रही है, लेकिन मुझे इन्वेस्टर चाहिए अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए। क्या तुम मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे और मैं इसका प्रॉफिट तुम्हारे साथ शेयर करूंगा, मीन्स आपको इस बिजनेस का शेयर दूंगा। वहाँ पे उसे आप बोलते हो मुझे 1-2 दिन चाहिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। उसके बाद दूसरे मॉर्निंग में जब आप पार्क में जाते हो मॉर्निंग वॉक के लिए, तो आपके नेबर राम आपको अपने बिजनेस के बारे में बताते हैं। उन लोगों के बीच में कुछ ऐसी बात चल रही थी, राम मेरी पेस्ट्री की बिजनेस काफ़ी अच्छी चल रही है और इस प्रोडक्ट का मार्केट में बहुत ही ज़्यादा डिमांड है, लेकिन मैं इसे ज़्यादा सप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि फाइनेंशियल इशू के लिए। क्या तुम मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहोगे? इसके लिए मैं अपने बिजनेस का कुछ शेयर तुम्हारे नाम पे कर दूंगा। तभी आप राम को बोलते हो मैं तुम्हें कल बताता हूँ। उसके बाद जब आप घर आते हो तो आप रियलाइज करते हो मैं इन दोनों कंपनी के बारे में ज़्यादा नहीं जानता हूँ, तो कैसे इन्वेस्ट कर दूँ। अगर मैंने इन्वेस्ट किया और कंपनी लॉस में जाने लगी तो मेरे पैसे डूब जाएंगे। उसके बाद मेरी फैमिली का क्या होगा और मेरा वेल्थ भी खराब हो जाएगा। सबसे पहले मुझे इस कंपनी के बारे में जानना चाहिए, फिर उसके बाद ही इन्वेस्ट करूंगा। आपने राहुल और राम को 5 सवाल किए कंपनी से रिलेटेड और मेल किया, डियर राहुल, इससे पहले मैं तुम्हारे बिजनेस में इन्वेस्ट करूं, क्या तुम अपने बिजनेस के बारे में मुझे 5 सवालों का आंसर दे सकते हो जिससे मैं बेटर डिसीजन ले सकूं। जहां पे फर्स्ट सवाल में लिखा पिछले साल तुम्हारे बिजनेस की कितनी सेल हुई थी। दूसरे सवाल में उस सेल्स में तुम्हारी प्रॉफिट कितनी थी। थर्ड, तुमने अपने बिजनेस के लिए किसी से उधार लिया है, अगर हाँ तो कितना। फोर्थ सवाल में अगर बिजनेस में कल कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसके लिए बैंक में पैसे हैं, अगर हाँ तो कितने पैसे सेव हैं। और 5 क्वेश्चन आता है और तुम्हारे पास खुद बिजनेस का कितना % शेयर है। थैंक यू, तुम्हारा भाई रोहन। ये मेल आपने दोनों को सेंड किया। फिर कुछ देर बाद तुमने देखा दोनों का रिप्लाई आया। राहुल ने पिछले साल की मेरी सेल्स 20 लाख की थी, उस सेल्स में मेरा 2 लाख का प्रॉफिट था। मैंने 50,000 उधार ली हुई है। मुसीबत के लिए मैंने 5 लाख सेव करके रखा है अपने बैंक में। मेरे बिजनेस के 90% शेयर्स मेरे पास है। अब राम का रिप्लाई पढ़ते हो। पिछले साल की सेल्स 20 लाख, उस सेल्स में 1 लाख का प्रॉफिट। मैंने 1 लाख ही उधार ली हुई है। मुसीबत के लिए मैंने 50,000 सेव करके रखी है। मेरे बिजनेस के 30% शेयर्स मेरे पास हैं। अब आपके पास दोनों बिजनेस के एनालिसिस है, तो आप किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहोगे? ऑब्वियसली राहुल के बिजनेस में। दोनों के सेल्स होने के बाद राहुल का बिजनेस प्रॉफिटेबल था। उसके बाद उसने उधार भी कम लिया हुआ था। अगर बुरे समय में पैसा नहीं आए तो अपने सेविंग से वो पैसे उधार दे सके। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, बिजनेस का शेयर 90% उसके पास ही है, जिससे ये पता चलता है कि वो बिजनेस को लेके कितने ज्यादा कमिटेड है।
अब आपको भी लगेगा सर ये तो समझ आ गया, लेकिन अगर हमें किसी बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो कैसे करूंगा? तो इसका आंसर मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूं और एक्सप्लेन करता हूं। तो सबसे पहले हम आते हैं वेबसाइट के ऊपर, जहां पे हमें किसी भी कंपनी के एनालिसिस के बारे में पता चलेगा। हमने HDFC बैंक कंपनी को एग्जाम्पल के तौर पे लिया है। जो सवाल हमने राहुल और राम से पूछे थे वही सवाल हम इन कंपनी से भी पूछेंगे। तो आता है फर्स्ट सवाल, पिछले साल की सेल्स कितनी हुई थी और उसमें कितना प्रॉफिट हुआ था? तो अब प्रॉफिट एंड लॉस के पेज में आएंगे। अब हम देखेंगे एक साल में ज्यादा कुछ चार्ट नहीं मिलता है। तो अगर हम देखेंगे 2010 में 16,223 करोड़ थे और ये सब नंबर करोड़ में है। उसके बाद 2011 में 20,043 करोड़, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते 2021 में 1,28,552 करोड़, जो देखा जाए तो काफी अच्छी साइन है। अब देखते हैं इनके सेल्स में कितने प्रॉफिट हुई थी। बिफोर टैक्स प्रॉफिट देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 4,419 करोड़ 2010 में था। फिर 2011 में 5,957 करोड़ अप्रोक्सीमेटली था और उसके बाद इंक्रीज करते करते 2021 में 42,796 करोड़ था। और अगर टैक्स भी दे दिया जाए तो नेट प्रॉफिट आता है 2010 में 3,004 करोड़, उसके बाद 2011 में 3,992 करोड़ और उसके बाद 2012 में 5,247 करोड़ और ऐसे ही इंक्रीज होते होते 2021 में 31,833 करोड़, जो काफी अच्छी साइन है किसी भी कंपनी और इन्वेस्टर के लिए। अब आता है थर्ड सवाल, कंपनी के कितने उधार लिए गए हैं और कंपनी के पास रिजर्व अमाउंट कितना है कि बुरे समय में उनका काम आए। इसके लिए हम बैलेंस शीट में आते हैं। कंपनी ने कितना उधार लिया है, मीन बोरोइंग ईयर बाय ईयर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज। तो 2010 में 1,80,470 करोड़, उसके बाद 2011 में 2,22,938 करोड़ और उसके बाद 2012 में 2,72,874 करोड़। ये धीरे धीरे इंक्रीज होते जा रही है। रिसेंट टाइम की बात करूं तो 2021 में 15,11,118 करोड़ है। देखा जाए तो ये अच्छा साइन नहीं है, लेकिन इसे बचने के लिए हम लोग रिजर्व को देखते हैं, मतलब कंपनी के पास कितना रिजर्व अमाउंट है, ताकि जब बुरा समय आए तो उसे उस पैसे को यूज करके कंपनी को स्टेबल कर सके। रिजर्व बताता है 2010 में 21,158 करोड़, 2011 में 25,118 करोड़ और इंक्रीज होते होते 2021 में 2,09,259 करोड़, जो काफी अच्छा साइन है किसी भी कंपनी के लिए। अब लास्ट सवाल आता है कि बिजनेस के प्रोमोटर के पास उनके कितने % शेयर हैं। तो इसके लिए हमें इन्वेस्टर के पेज में आना होगा। प्रोमोटर के पास शेयर 2018 में 25.49% था, 2019 में 26.57% था और इसमें इंक्रीज और डिक्रीज होने के बाद भी प्रोमोटर के पास बहुत सारे शेयर हैं, जिससे ये पता चलता है कि कंपनी ठीक ठाक है। और इसके ऑपोजिट एग्जांपल लूं तो नागरिका एक्सपोर्ट कंपनी के एनालिसिस देखे तो इसकी सेल्स में ज्यादा चेंजेस नहीं आया है 2010 के अकॉर्डिंग। वो भी धीरे धीरे डाउनफॉल की तरफ ही जा रहा है। उसके बाद अगर प्रॉफिट की तरफ आए तो वो भी नेगेटिव की तरफ ही जा रही है। उसके बाद कंपनी की उधार बहुत ही ज्यादा है और रिजर्व तो ना के बराबर ही है। और लास्ट में प्रोमोटर के पास शेयर देखे तो ये स्टेबल ही है, इसमें ना ही इंक्रीज हो रही है और ना ही डिक्रीज। और देखा जाए तो लोग इन्वेस्ट भी नहीं कर रहे हैं इस कंपनी में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में काफी सारे नॉलेज हुई होगी इस वीडियो से। इस वीडियो में हमने समझा शेयर मार्केट एक अच्छा तरीका है पैसे से पैसा कमाने का, लेकिन आपको किसी भी कंपनी का शेयर लेने से पहले उस कंपनी के बारे में अच्छे से नॉलेज गैदर करना चाहिए और एनालिसिस पे स्टडी करनी चाहिए। उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करना सीखो। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अपना कीमती वक्त देने के लिए थैंक्स एंड ऑल्सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।